बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। मियां नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी के हवाले से अब ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जावेद लतीफ़ जो हैं वो ये कह चुके हैं कि सितंबर में नवाज शरीफ की वापसी होगी। एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और इमरान खान साहब भी जलसे में कह चुके हैं कि ये नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और मुझे नाअहल कराने की साजिश हो रही है। जावेद लतीफ़ ने क्या कहा, सुने। साकिब निसार की हदायत पर हमें सजा सुनाई गई थी। हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। इस्तकबाल आपको ऐसा करके दिखाएंगे और जगह का बताएंगे कि मलक आरफ साहब तुसी भी उथे पहुंचोगे। सारा कुछ आज ही जान चाहिए। तो ये जो एक रवाज है और ये जो मिजाज है कि हम अपने लीडर को जेल नहीं जाने देंगे, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में नहीं पाया जाता। यानी कि अगर आप कहें कि गैर कानूनी तौर पर जेल नहीं जाने देंगे तो वो बात और है, लेकिन आप कहते हैं कि हम किसी सूरत जेल में जाने नहीं देंगे। वैसे ये और बात है कि मियां नवाज शरीफ जेल में कितना वक्त गुजार चुके हैं और जब वो जेल में एक्चुअली थे तो क्या कर लिया था मियां जावेद लतीफ़ ने, और आज किसके सर पर मियां जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि हम जेल नहीं जाने देंगे। लेकिन ये जो रवाज है, ये जो मिजाज है कि हम अपने लीडर को जेल नहीं जाने देंगे, ही इज़ अनटचेबल, कोई इसको हाथ तो लगा के दिखाए, कोई माइका लाल देखे तो सही। ये सिर्फ इनमें नहीं है, पीटीआई वाले थोड़े दिन पहले क्या कह रहे थे ये भी सुने। एक तो परवेज़ इलाही साहब ये फरमा रहे थे कि गिरफ्तार करके मरना है इन्होंने, ये इमरान खान साहब के बारे में कह रहे थे। और चीफ मिनिस्टर बनने से पहले, जब चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में थे परवेज़ इलाही साहब, और ये लग रहा था कि शायद वो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के घर आने के बाद पीडीएम से हाथ मिला लें और उनके चीफ मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन पीटीआई पूरी कोशिश कर रही थी कि परवेज़ इलाही हमारे साथ जुड़े रहें। तो उस टाइम पे परवेज़ इलाही क्या कहते थे इमरान खान के बारे में, हाल ही में, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात ही नहीं है, वो आपको सुनवाता हूँ। लेकिन अभी जो उनका ये सोच है वो तो ये है ना कि इन्होंने मरना है गिरफ्तार करके इमरान को, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये अब सिर्फ मेरा कायद नहीं है, ये तो आलम इस्लाम का लीडर है। परवेज़ इलाही साहब को ये भी सुनो। मैं पहले हमारे कायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की काविशों को तस्लीम करते हुए ये कहूँगा कि अब वो सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं रहे बल्कि दुनिया इस्लाम के लीडर बने हैं। तो ये दुनिया इस्लाम के जो लीडर परवेज़ इलाही साहब की नज़रों में इमरान खान साहब बने, सिर्फ 1.5-2 महीने पहले क्या सिचुएशन थी। फिर अगर थोड़ा और पीछे चले जाए तो इमरान खान साहब जब पॉलिटिक्स में स्ट्रगल कर रहे थे और परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर थे मुशर्रफ साहब के दौर में, तो इमरान खान साहब परवेज़ इलाही के बारे में क्या कह भी सुना। तो सियासत कुछ इसी तरह है हमारी कि कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त। लेकिन अब हाल पर वापस आते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने जो 14 अगस्त में इमरान खान साहब ने भरपूर पावर शो किया था लाहौर में, उसमें गुफ्तगू करते हुए, तकरीर करते हुए अब राना सनाउल्लाह को भी कुछ धमकियां दी हैं। क्या कैसे? मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की है एक एक का बदला ना लिया जाएगा, और ऐसा बदला लिया जाएगा कि उनकी साथ पुश्तें याद रखेंगी कि कोई आया था और उसने जवाब ऐसा दिया था कि वो याद करेगा। मुझे आता है कैसे इनको ठीक करना है इंशाल्लाह। ओए ओ सनाउल्लाह, और सुन लो, तू तो फांसी की निशानी है। मेरे दिल में बात उतर गई है। सनाउल्लाह, तुम जेलों के पीछे जाने वाले हो और हम केस लाने वाले हैं तुम्हारे खिलाफ। अपने अल्लाह के ऊपर पूरा इत्तेकाद है, फांसी की सजा होगी इंशाल्लाह, उससे कम नहीं होगी। तो एक तरफ परवेज़ इलाही ये धमकियां दे रहे हैं कि तुम लोगों को गिरफ्तार करेंगे, तुम फांसी की निशानी हो। दूसरी तरफ पीएमएलएन की तरफ से जावेद लतीफ़ ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। इस वक्त वफाक और पंजाब आमने सामने है, क्योंकि वफाक में पीडीएम की हुकूमत है, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, परवेज़ इलाही साहब उनके साथ हैं। तो पंजाब में वफाक में जो हुकूमत में लोग हैं उनके खिलाफ केसेस बन रहे हैं, उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश हो रही है। अताउल्लाह ताड़र ने अभी प्रोटेक्टिव बेल कराई है, और वफाक के इदारे जो हैं जैसे एफआईए वगैरह, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है जो पंजाब में हुकूमत वाले हैं उनके खिलाफ। तो जावेद लतीफ़ ये कह रहे हैं कि जी राना सनाउल्लाह को अरेस्ट करेंगे, जावेद लतीफ़ कह रहे हैं इमरान खान को और दीगर पीटीआई के रहनुमाओं को अरेस्ट करेंगे। ये सुन लें फिर मैं कराता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुझे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा राना तनवीर ने। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे फरमाइएगा कि ये जो माहौल है इस वक्त वफाक और पंजाब के दरमियान, और मैं ये देख रहा था कि जो मरीम नवाज साहिबा की और बाकी लोगों की जो सिक्योरिटी थी जब पंजाब में मुख्तसर अरसे के लिए आप लोगों की हुकूमत बनी थी, वो पंजाब हुकूमत ने वापस ले ली है, और फिगर ये आ रहा है कि तकरीबन 500 के करीब पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात थे तो वापस ले लिए हैं।
तो खैर 500 फिगर भी बहुत ज़्यादा है कि इतने ज़्यादा लोग सिक्योरिटी पे चंद लोगों की तैनात थे, तो क्या वाकई में होने चाहिए थे? ये तो एक सवाल है, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरे जहन में आता है। लेकिन बहरहाल इससे कतई नज़र मुझे ये बताइएगा कि क्या वफाकी हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने जा रही है जैसा कि जावेद लतीफ़ कह रहे हैं? देखिए, मैं बैरिस्टर साहब, मैं एक आपको बात बताऊं। जो आप समझते हैं कि ये कुछ माहौल कुछ ज़्यादा उसमें शिद्दत आई हुई है, गर्मी आई हुई है सियासी माहौल में, तो हमारी तरफ से तो देखो हमेशा एक डेमोक्रेटिक और एक मिसालती एक रवैया रहा है। इसके बावजूद कि हमने बहुत सारी मुश्किलात देखी, थोड़ी लंबी बात हो जाती है, लेकिन मैं मुझसे बात करूंगा। ये जो टाइम गुजरा है, जिस तरह भी धांधली से ये जो इलेक्शन हुए थे 2018 में, तो उसके बाद हमने तो यही कहा था सिस्टम चलना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक सिस्टम है, 12 उसको लाग उठा दिया गया है, तो उसमें उसके साथ कोऑपरेट करने का, आगे उसके साथ का पूरा तावन करेंगे, आप चलें। लेकिन जो उन्होंने आगे से जो किया उससे शिद्दत आई, लेकिन उसके दौरान भी हम कहते रहे कि आए बैठे हैं, मिल के लेजिस्लेशन करते हैं, जो इशू हैं उसको कंसेंसस के साथ आगे लेके चलते हैं। लेकिन हमेशा आगे से ऐसा रवैया रहा है। जो नेशनल सिक्योरिटी की अगर कोई मीटिंग भी हुई है तो उसमें भी, कोई कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें भी उन्होंने इमरान खान ने आने की ज़हमत ही गवारा नहीं की। बहुत देर इंतज़ार भी करते रहे आर्मी चीफ और दूसरे लोग भी। लेकिन चले, अब जो फिर कहा है कि भाई बैठ के हम बिल्कुल एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए और इश्यूज़ ऐसे हैं, मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से इसी तरह का रवैया चल रहा है। लेकिन आप इंशाल्लाह देखें चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाकी रही बात, आपने कुछ चीज़ें सुनवाई हैं, तो मैं इस पर तो स्वाय अफसोस के कि मुझे पता है कि अब चौधरी परवेज़ लाई की आपने बात की है, तो उन्होंने तो ये भी कहा था मुशर्रफ को हम यूनिफॉर्म में पता नहीं क्या कितने साल हम इलेक्ट कराएंगे। जो इस साहब का मसला ये है कि वो उनकी सोच चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से आगे नहीं जाती, उनके लिए कुछ भी नहीं है। अभी रात को तो हमारे साथ बैठ के वो सारी बातें कर रहे थे, प्लान बना रहे थे, और जिस तरह की बातें कर रहे थे इमरान खान के मुतालिक, वो हम कानों को हाथ लगा रहे थे जब उनके घर हम गए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें करना, अब ये चीफ मिनिस्टर की शान निशान है जो उस तरह ओए फलाने, यार देखें, मुझे समझ नहीं आती कि एक सिर्फ चीफ मिनिस्ट्री के लिए इमरान खान को खुश करने के लिए ठीक है ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि कैसी राना साहब कैसी ये समझते इमरान खान आलम इस्लाम का लीडर है। हाँ, ये देखिए, कहते हैं आलम इस्लाम का बड़ा लीडर है। किसी भी एक जो भी मुसलमान हैं, चले ये तो बहुत ज़्यादा समय रखते होंगे, इल्म रखते होंगे मज़हब के मुतालिक, लेकिन कोई बंदा भी कह सकता है कि ये आलम इस्लाम का लीडर है। या जिस तरह के PTI के लोग उसको पोर्ट्रेट कर रहे हैं, मैं तो कानों को हाथ लगा लेता हूँ कि यार ये क्या, हम किस चक्कर में फंस गए हैं और किधर जा रहे हैं। लेकिन मैं बताऊँ, इन सारी चीज़ों का जो इलाज है, जो आप भी थोड़े से इस पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, उसका इलाज सिर्फ अवाम के पास है। किसी बयानिए को से मुतासर होकर चाल पड़ना, ये नहीं सोचना कि जो बंदा बयानियाँ बना के पेश कर रहा है उसकी हकीकत क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका अपना करैक्टर क्या है, उसकी ज़िंदगी किस तरह की है, या वो पीछे उसने किया। राना साहब, 2 सवाल है मेरे यहाँ पे, 2 सवाल हैं आपसे। ये फरमाइएगा, आपने कहा कि अवाम के पास हल है इन सारी प्रॉब्लम्स का, तो इमरान खान यही तो बात कर रहा है। वो कहते हैं कि जी इलेक्शन करा दें, अवाम के पास चले जाए, अवाम फैसला कर दें। वो किसको हुकूमत में देखना चाहते हैं? पहला सवाल। दूसरा, आपने नेशनल डायलॉग की बात की है, तो मैं सुनवा देता हूँ अपने व्यूअर्स को भी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मीसाके मईशत के हवाले से, ऑपोजिशन में थे तब भी बात करते थे और अभी हुकूमत में होते की है कि सबको इकट्ठा होना चाहिए मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए। क्या कहे, जरा सुने। मैंने ऑपोजिशन लीडर के तौर पर मिसाके मईशत की पेशकश की थी और बतौर वजीर आजम आज एक मरतबा फिर खलूस दिल से इसकी पेशकश कर रहा हूँ। वक्त का तकाजा है कि अब हम कौमी मफाद को जाती अना, जिद और हटधर्मी की भेंट न चढ़ने दें। हकीकी सियासी क़यादत इलेक्शन पे नहीं, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल पे नजर रखती है।
तो राना साहब, एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब मिसाक मईशत की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिद और अना की भेंट मईशत को ना चढ़ने दें। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पीटीआई वालों की तरफ से बड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया गया, लेकिन हाल ही में जो पीएमएलएन की तरफ से रवैया है, जावेद लतीफ़ साहब के पहले भी कुछ शॉट्स मैंने सुनवाए हैं, ये जो मजीद वो बात कर रहे हैं वो इमरान खान को चोर, डाकू, मनी लॉन्ड्रर, गद्दार कह रहे हैं। और जब वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगता है कि पीटीआई वाले मिसाक मईशत के लिए आके मेज पर बैठेंगे? ये भी सुन लें सर। सादक और अमीन अंबिया इकराम के अलावा कोई नहीं हो सकता, मगर इसको सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया गया। मानने को एक तबका तैयार ही नहीं है। आज भी चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद कि ये चोर, डाकू, मनी लॉन्डर और गद्दार है, ये मुजरम अकेला नहीं है, इसके साथ साकब निसार मरकजी मुलज़म है। कुछ लोग आज भी इसकी डोरियां हिला रहे हैं। हमें सब मालूम है, हमने फैसला कर लिया है कि 62-63 पर सादक और अमीन ये नहीं रहा। अब काल कोठरी नहीं तो कम से कम रोशनी वाली कोठरी में जाने का वक्त हुआ चाहता है। जी राना साहब, फरमाइएगा। देखिए, जो शहबाज साहब ने बात की है, जो और आपने बात की है कि इस तरह के बयानात होंगे, तो हमने देखिए, यही एक जो कौमी लीडर होते हैं, मुस्बत सोच वाले लोग होते हैं, या सियासी लीडर जिसको हम कहते हैं कि जी ये सियासी लीडर है, उनकी यही सोच होती है। जो शहबाज साहब ने एक बात की कि हमें अब कौमी मफाद को आगे रखना है और सियासत को पीछे रखना है, या ज़ाती अना को, ईगो को पीछे रखना है, तो उसकी मिसाल आपने की। अगर आपका सख्त रवैया होगा, पार्टी में लोग कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ सख्त बात करते हैं, ज़्यादा सख्त करते हैं, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ कि जब ये हमें दीवार से लगा रहे थे, बल्कि दीवार में चुन रहे थे, उस वक्त भी हमने मिसाक मईशत की बात की, चार्टर इकोनॉमी की बात की शहबाज साहब ने। उस वक्त भी हमने जेलों में रहते हुए भी कहा कि हम आपके साथ जो नैब है या इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, उस पर बात करने को तैयार हैं। हमने ये सारी बातें की उस वक्त भी। इसलिए ये बयानात, सियासी जो बातें होती हैं, उसको मद्देनज़र रख के हम अगर कौमी मफाद से हट जाएं तो फिर तो वही अपना ज़ाती बात आ गई, अपने ईगो का मसला आ गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आप भी बड़े इस पर क्लियर हैं कि आप नेल्सन मंडेला को देखें, वो मेरा 28 साल कितने साल जेल में रहे, बाहर आके उन्होंने क्या किया। वो क्योंकि स्टेट्समैन वाली कोई जो सूरत होती है, वो थोड़ा डिफरेंट सोच उनकी होती है। तो मैं समझता हूँ ये जो चीज़ें हैं बड़ी हम क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और शहबाज साहब ने जो बातें की हैं उनको आप लें। अब मेरी बात को या कोई और बात को ना लें। शहबाज साहब हमारे पार्टी के सदर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, और वो जो बात करते हैं उसको आपको लेके आगे बढ़ना है। अच्छा, एक और इशू राना साहब, एक और इशू ये हाल ही में जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी का सामने आया। आज पीटीआई वालों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहस की है कि मज़ीद उनको जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हुकूमत बाज़िद है कि मज़ीद उनका जिस्मानी रिमांड चाहिए। अच्छा, इन द मीनवाइल डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेरे पास खबर ये है कि कुछ रहनुमाओं ने IG पंजाब मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग हैं, उन पे ये दबाव डाला है कि हमारी मर्ज़ी के अस्पताल में इनको मुंतकिल किया जाए। सॉरी, IG जेल खाना जात, हाँ जी, जेल खाना जात पंजाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरे पास इतलात ये आई हैं कि IG जेल खाना जात और PTI के इन रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू जो हुई है, उसमें IG पर यह दबाव डालने की कोशिश की गई है कि हमारे मर्ज़ी के हस्पताल में डॉक्टर शहबाज गिल को मुंतकिल करें। तो अगर तो वो वाकई में बीमार हैं तो उन्हें अस्पताल तो मुंतकिल होना चाहिए, लेकिन आपके पास क्या इतलात हैं? और लेकिन ये बात मैं समझता हूँ एक वकील की हैसियत से भी, उसमें फिर मर्जी का अस्पताल नहीं होता, उसमें जो सरकारी अस्पताल है जिसमें सारे कैदी जाते हैं वो वैसे ही होता है। मियां नवाज शरीफ भी द सर्विसेज हॉस्पिटल में थे, अब वो इस्लामाबाद में आई डोंट नो, अगर पिंडी में है तो वो पिम्स जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, लेकिन जो भी बड़ा सरकारी अस्पताल होता है वहाँ पर कैदी को भेज दिया जाता है। तो क्या इतलात हैं आपके पास? डॉक्टर शहबाज गिल से कोई ज्यादती हो रही है, उनको कोई टॉर्चर किया गया है, जो ये कह रहे हैं कि अस्पताल में मुंतकिल किया जाए उन्हें? देखिए शाह साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, आप खुद भी बैरिस्टर हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको ज़्यादा पता है कि पहले तो जेल में एक बाकायदा सिस्टम होता है, अगर कोई बीमार हो तो वहाँ पे
उनका इलाज मुआवजा हो सकता है, वहाँ डॉक्टर होता है, एक छोटी सी हिस्सा होता है जिसमें वो हॉस्पिटल समझ लें वहाँ पे बेड शेड होते हैं और वहाँ पे मरीज़ इलाज भी करा सकता है और वहाँ पे रह भी सकता है, हॉस्पिटल में शिफ्ट भी हो सकता है। कुछ ज़्यादा सीरियस वहाँ पे इलाज अवेलेबल ना हो तो फिर एक बोर्ड बनता है जो उनको चेक करता है कि क्या वाकई ये इनको कोई ऐसी बीमारी है जिससे इनको हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए या चेकअप बाहर से फिर कोई ज़्यादा प्रोफेसर वो बड़े डॉक्टर आके भी चेक कर सकता है जेल में। फिर बोर्ड भी बनता है जो देखता है और फिर सरकारी हॉस्पिटल में जो अवेलेबल इलाज होता है वो हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये तो टोटली, अब देखिए क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये किस तरह मैंने जो पढ़ा है टीवी पे भी मैंने देखा है, वो इमरान खान ने खुद एडिशनल सेक्रेटरी जो होम है जेल के, जो जेल को डील करते हैं उनके साथ उन्होंने खुद बात की है। ये टीवी पे मैंने पढ़ी है खबर। तो अब अगर प्राइम मिनिस्टर इसका लेवल ही मैं आपको बताऊं, फिर मैं ऐसे बात नहीं करता। इमरान खान की नहीं तो क्या बात की है, क्या बात की है राना साहब, क्या बात की है उन्होंने? इसको आप करें, ये जो क्या इसका शहबाज गिल को आप फैसिलिटेट करें और ये चीजें करें। ये एडिशनल सेक्रेटरी जो जेल है ना होम, उनको इमरान खान ने फोन किया, तो उनका मुआयना वगैररा कराया गया है? उनका मुआयना तिब्बी मुआयना कराया गया? तिब्बी मुआयना अस्पताल दाखिल होने की जरूरत है कि नहीं है? तिब्बी मुआयना जो है ना वो कोर्ट का एक मैं आपको क्या, आप तो बैरिस्टर है, आप वहाँ पे कोर्ट को एक एप्लीकेशन दी जाती है कि ये चीज़ है, ये बीमार है तो इनका इलाज कराया, चेकअप कराया जाए, और वो ऑर्डर करते हैं कि चेकअप कराया जाए। तो मेरा ख्याल है अगर इन्होंने कहा होगा तो उसकी डायरेक्शन अगर गवर्नमेंट का आ जाएगा हुक्म उसका अदालत का, तो फिर तो वो कराएगी, पुलिस भी कराएगी, सारे कराएंगे, जहाँ भी हैं जेल वाले हैं वो भी कराएंगे, 100% कराएंगे। तो ये मैं समझता हूँ ये सारी जो ड्रामेबाजी करते हैं या इस तरह करते हैं, वो ये क्यों नहीं देखते कि शहबाज गिल ने किया क्या है। देखिए इससे सारे डरे हुए हैं कि हमारा नाम, क्योंकि ये एक जो लेके बात चल रहे थे, बल्कि एक वतीरा बना रही है पीटीआई ने कि जी इदारों के खिलाफ जो भी इनकी लाइन ना टो करे उनको हमने उनके पर चढ़ाई करनी है, प्रेशराइज करना है। अब मुझे बताएं जब फॉरेन फंडिंग केस आया, फॉरेन फंडिंग केस के करीब आया, जजमेंट फैसला आना था, उस पर जिस तरह इमरान खान साहब ने बयानिया बिल्डअप किया, उस पर चढ़ाई कर दी। अब किसी सूरत में भी ये इलेक्शन की बात करते हैं, अगर इस तरह अगर प्रेशर में आके आप चलते जाएंगे तो फिर इलेक्शन आज अनाउंस कर दें, फिर कहेंगे नहीं ये इलेक्शन। राना साहब एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद हमारे साथ वसीम बदामी होंगे, सीनियर एंकर पर्सन, आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब डॉक्टर शहबाज गिल पर एफआईआर रजिस्टर हुई थी तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बयानात आ रहे थे वो इस तरह के थे कि वो ख़ुद को डिस्टेंस कर रहे थे। हमने असद उमर साहब का बयान सुना, फवाद चौधरी का बयान सुना, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने मेरे शो में आके जो कुछ कहा वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। लेकिन आज का फवाद चौधरी साहब का बयान ये है कि पीटीआई डॉक्टर शहबाज गिल के साथ खड़ी है। अब वो किस तनाजुर में कह रहे हैं इसकी वजाहत ज़ाहिरी बात है पीटीआई कर सकती है, लेकिन क्या कहा उन्होंने ये सुनो सर। जुल्म की एक इंतहा है जो इस वक्त शहबाज गिल के ऊपर हो रही है, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। पूरी पार्टी जो है वो शहबाज गिल के साथ खड़ी है। तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम इंटरनेशनल जो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी अप्रोच कर रहे हैं कि वो आएँ और देखें कि यहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ किस तरह का तशद्दुद जो है वो बढ़ता जा रहा है। तशद्दुद तो किसी सूरत नहीं होना चाहिए, इस पर तो मैं एक वकील की हैसियत से भी बहुत क्लियर हूँ। किसी के साथ भी पुलिस कस्टडी में या गवर्नमेंट की कस्टडी में तशद्दुद होना नहीं चाहिए, और अगर वो होता है तो वो एक गैर कानूनी फेल है। तो क्या सिर्फ इस हद तक फवाद चौधरी जब ये कहते हैं कि पूरी पीटीआई डॉक्टर शहबाज गिल के साथ खड़ी है, तो इस हद तक वो बात करें कि साथ खड़ी है कि अगर उनके साथ कोई तशद्दुद हुआ है तो पीटीआई साथ खड़ी है, या फिर जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं जिस हवाले से पीटीआई पहले अपने आप को डिस्टेंस करी थी उसमें भी वो कहते हैं कि पीटीआई साथ खड़ी है, क्योंकि कन्फ्यूजन इस वजह से हो रहा है कि पीटीआई के ही पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसके एडवोकेट जनरल जो हैं अहमद अवैस साहब, वो हमारे शो में आए थे, उन्होंने क्या कहा था सुन। उन्होंने वो जो ब्रिगेडियर्स तक की जो बात की है वो एक और पैराए में बात है, लेकिन बहरहाल गलत है। मैं क्वेश्चन ये है सर, ये बात तो की है उन्होंने, वैसे वो उसको माजरत के साथ मुझे दुख है और मुझे हमदर्दी है डॉक्टर शहबाज गिल से, और उन्हें हवालात में देखकर हथकड़ियों में देखकर भी मुझे दुख हुआ, लेकिन ये बात उन्होंने की है। जो बात किसी ने की है और वो ही मस्ट हैज टू पे,
उसके लिए उसको जो कानून को इवन इफ ही हैज टू पे बाय बीइंग ट्राइड अंडर द आर्मीज एक्ट करें। मैं तो कह रहा हूँ कि आप एडवोकेट जनरल पंजाब के तौर पे कह रहे हैं, मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बदामी साहब हमारे साथ हैं, वसीम बदामी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये अहमद अवैस साहब तो उस दिन मेरे शो में आए तो उन्होंने कहा जी आर्मी एक्ट भी लगा दें 1952 का, अगर वो कानूनी तौर पर लगता है तो लगा दें डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि ही मस्ट पे, ही हैज़ टू पे अगर उन्होंने कोई गलत हरकत की है। तो आज फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट है, फिर एक खबर ये आ रही है कि डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से PTI के कुछ रहनुमाओं ने IG पंजाब पर दबाव डालने की कोशिश की है कि इनको मर्जी के अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, क्या तज्ज़िया आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो मुझे लगता है कि ख़ुद आपके प्रोग्राम में जो कहा, मैंने देखा था वो प्रोग्राम, उसमें जो एडवोकेट जनरल साहब ने पोजीशन ली है, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये वाली पोजीशन बहरहाल ना लें, चूँकि वो ये तो कह रहे हैं कि जनाब ये बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन साथ ही उस साथ में ये भी कहते हैं कि देखें गलती हो गई, वो गद्दार नहीं है, वो मोहब्बत करते हैं इदारों से, माफ़ कर दें, कोई सूरत निकालें, आगे बढ़े। ज़ाहिर है एडवोकेट जनरल का ओहदा उस अंदाज से उनकी सियासी वाबस्तगी जमात के साथ नहीं थी, तो मेरा ख्याल है उन्होंने एक लीगल टर्म्स में बात की है। मेरी अपनी भी ये राय है कि शहबाज गिल साहब, जिनसे मुझे ये इस बात का हमेशा शिकवा रहा है कि उन्होंने बड़ा ही बेदरेग इस्तेमाल किया है हमेशा अल्फाज का, और इस चीज़ में कभी कोई आर ही महसूस नहीं किया कि जब उनकी राय से इख्तलाफ हो तो ना सिर्फ ये कि टोकें बल्कि झड़कें बल्कि इल्ज़ामात करार देते हैं कि यानी जो सहाफ़ी उनकी राय के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं उनको बिकावा कहने में उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया, उसको एजेंट कहने में एक सेकंड नहीं लगाया। इसके बावजूद भी मैं वो अप्रोच हरगिज़ नहीं अपनाऊंगा जो उन्होंने हमेशा अपनाई है कि मैं ये कहूँ कि जनाब वो पाकिस्तान के दुश्मन है, अफवाह के दुश्मन है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो एक बहुत ही गैर मुताद अल्फाज थे, और जब आप ये समझते हैं माजरत चाहता हूँ, क्विक न्यूज़ ब्रेक लेना है, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस से कंटिन्यू कीजिएगा। वेलकम बैक टू आवाज़। वसीम बदामी हमारे साथ हैं। बात हो रही थी डॉक्टर शहबाज गिल के केस के हवाले से, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल तक के लिए मैटर एडजर्न हुआ है कि डॉक्टर शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड दोबारा पुलिस के हवाले होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। PTI वाले तो कह रहे हैं कि बहुत जल्द उनकी ज़मानत हो जाएगी और वो बाहर आएंगे, और कभी वो कुछ कह देते हैं, कभी वो कुछ कह देते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ कन्फ्यूजन है PTI, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है PTI के रैंक्स में डॉक्टर शहबाज गिल के केस को लेकर। तो बदामी साहब, आपको क्या समझ आ रहा है? प्लीज़ कंटिन्यू, आप तबसरा दे रहे थे। बस मैं इसको से कंक्लूड करता हूँ कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई अंदाज़ा है कि ये बयान कितना ज़्यादा हसास नौयत का है, इसलिए वो उस अंदाज से उस बयान के साथ खड़े नहीं हो रहे, लेकिन साथ में वो ये चाहते भी हैं कि शहबाज गिल साहब की किसी न किसी तरीके से बचत हो जाए, इसीलिए वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि हम सबको ये शहबाज गिल साहब की केस को बेस बना के मैं बात कह रहा हूँ कि कुछ लाइंस ड्रॉ कर देनी चाहिए तनकीद पर हर हवाले से, और इसका सबको ख्याल करना चाहिए। मसलन क्या अगर इदारे की सियासत में मुदाखलत है तो ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या उस पर तनकीद जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। क्या कोई भी शख्सियत या इदारा तनकीद से बाला तर है? नहीं है। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि कल तक जब इससे बहुत हल्की आंच पे तनकीद कोई भी और करता था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा कहते थे कि देखो ये तो इसलिए तनकीद कर रहा है इदारे पे कि ये मोदी का यार है, ये तो इसलिए कर रहा है कि इंडिया से पैसे लेता है। ये अलग बात है, लेकिन तय कर लेना चाहिए कि भाई तनकीद सब पर हो सकती है, लेकिन इसकी एक लिमिट होनी है, और शहबाज गिल साहब ने फॉर श्योर वो लिमिट क्रॉस की है। इस पर सबको बैठ के सोचना चाहिए कि अपनी अपनी ये लिमिट्स में रहे, चाहे वो तनकीद की हवाले से ही बात हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो ओवरऑल अब सियासी माहौल बना हुआ है, वफाक में PDM की हुकूमत है, शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए, नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही है, पंजाब में PTI की हुकूमत है, और परवेज़ इलाही साहब राना सनाउल्लाह को गिरफ्तारी की धमकियाँ दे रहे हैं। वो 14 अगस्त के जलसे में उन्होंने कहा है कि तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, तुम तो फांसी की निशानी हो। इस तरह की बातें वहाँ से हो रही हैं। जावेद लतीफ़ साहब का शॉट थोड़ी देर पहले मैंने चलाया, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को और PTI की सफ़े अव्वल की लीडरशिप को हम अरेस्ट करेंगे। इस सारे माहौल में एक जो मुझे थोड़ी नहीं इस हवाले से तो बेहतर वॉइस लगी है, सेन वॉइस लगी है, वो शहबाज शरीफ साहब की लगी है। हालांकि मुझे शहबाज शरीफ से 100 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उस बंदे ने बात किया है कि जी डायलॉग करें नेशनल, कोई मौशी वो करें, उसके ऊपर बैठ कर बात करें कि मुल्क को मईशत को जो ख़तरात लाकर उसमें से बाहर कैसे निकालना है। अब उसका जवाब फवाद चौधरी साहब की तरफ से आया, वो आपको सुनवाता हूँ, फिर आपसे तज्जिया लेते हैं। सुनाइए। शहबाज शरीफ का ये कहना कि आप मिसाक जमहूरियत को आप
जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर छोड़ें, इलेक्शंस को छोड़ें और मईशत के ऊपर बातचीत कर लें, बिल्कुल अहमकाना बात है। सिर्फ एक बात के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं और वो आम इंतखाबात का फ्रेमवर्क है। आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क के अलावा हम किसी तरह की बातचीत जो है उसमें नहीं जाएंगे। एक मुल्कगीर तहरीक इस हुकूमत के खात्मे के लिए उसका आगाज़ किया जा रहा है। तो जिधर हम खड़े हैं, वैसे पिछले कुछ दिनों में कुछ हौसला अफजा खबरें आई हैं वसीम के, डॉलर कुछ नीचे जा रहा है, कुछ ये भी अभी खबर आ रही है कि शायद पेट्रोल की कीमत में भी कमी वाक़या हो जाए क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़या हुई है। तो लेकिन ओवरऑल जो इकनॉमिक कंडीशन है उसको सामने रखते हुए हमारे सियासतदानों को एटलीस्ट कुछ बुनियादी चीज़ों के ऊपर इकट्ठा होने की ज़रूरत है या फिर बस अपनी अपनी सियासत को आगे लेकर ही चलना? मेरा ख्याल है 1000% ज़रूरत है। इस तजवीज़ को अहमकाना कहना मेरा ख्याल है बहुत अफसोसनाक बात है। और अगेन जिस तरह आपने कहा 100 और बातों पे हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनसे करते हैं, लेकिन ये है ना कि जब वो अपोजिशन में थे तब भी इसकी बात कर रहे थे। और इस पर मुझे हैरत है कि यानी उस वक्त तो ये मामला था ना कि हमेशा गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि टेम्परेचर कम करे, अपोजिशन की कोशिश होती है रौला डाले। वहाँ यानी गवर्नमेंट के पास, जो कल तक गवर्नमेंट थी पीटीआई, उसके पास इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या होती कि अपोजिशन लीडर जिनके अपने बहुत सारे बंदे अंदर हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई हम मीसाक़ मईशत करें ताकि कम से कम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से तो कोई स्टेबिलिटी हो। आप उसको नहीं मान रहे थे। अच्छा, अब अगर आज वो ये बयान ना दोहराते तो आपकी तनकीद करते और जायज़ तनकीद करते हैं कि अच्छा इनको मीसाक़ मईशत सिर्फ उस वक्त याद आता है जब अपोजिशन में होते हैं, गवर्नमेंट में आके भूल जाते हैं। नहीं, वो गवर्नमेंट में आके भी अगर ये कह रहे हैं तो भाई हम तो कहते हैं कि यार ये क्यों नहीं हो सकता कि आप एक दूसरे से इख्तिलाफ भी करें, अपनी अपनी राय भी दें, किसी को रिलीफ भी ना दें। लाउड एंड क्लियर अल्फाज में कह रहा हूँ, किसी को एनआरओ भी ना दें। अदालत में केसेस चलते रहे, उन केसेस में आप तगड़े तरीके से एविडेंस प्रोड्यूस करें, अदालती तरीके के जरिए जेलों में डलना है, अदालती तरीके के जरिए अपने सियासी मुखालफिन को। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो हसास नोयत के सिक्योरिटी मामला हैं, मईशत जैसा अहम तरीन मामला है, जिस पर आप सब मिलकर बैठें। ऐसे किसी प्लेटफॉर्म को ही रद्द कर देना। और इस पे जब मैंने एक प्रोग्राम में बात की तो मुझे एक पीटीआई के सीनियर दोस्त ने कहा कि यार यही बात की कि क्या अहमकाना सी बात है यार, ये हर पार्टी का अपना अलग अलग इकोनॉमिक एजेंडा होता है, उसी पर तो पॉलिटिक्स करते हैं वो। तो मैंने उनसे भी कहा कि भाई मतलब ये कि हर पार्टी की अपनी एक इकोनॉमी की पॉलिसी होती है। कोई कुछ प्रो प्राइवेटाइजेशन होते हैं, कुछ एंटी प्राइवेटाइजेशन, कुछ लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें तो होती है ना मईशत की, जिस पर आप, ताकि अगर मैं इस मुल्क का बिजनेसमैन हूं, मैं इस मुल्क का इन्वेस्टर हूं, मैंने इस मुल्क में किसी फॉरेन इन्वेस्टर को बुलाना है, तो मैं उसको बता सकूं कि अगले 10 साल तक का रोड मैप ये है हमारा इकोनॉमिकली। अगर उसको यही नहीं पता कि यार जनवरी में इस मुल्क की माशी पॉलिसी कुछ और थी, मार्च में कुछ और है, दिसंबर में कुछ और है, और अगले दिसंबर तक पता नहीं जो लीडर होगा उसकी माशी पॉलिसी कुछ और होगी, तो फिर तो मईशत सफर करेगी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस पर यह कहना कि एक इलेक्शन के अलावा किसी चीज की बात नहीं होगी, ये कश्मीर का मसला थोड़ी है कि हम इंडिया को बोलें कि भाई जब तक कश्मीर की बात नहीं होगी और कोई बात नहीं होगी। इस पर लचक दिखानी चाहिए और इस पर बात अपने तमाम तरह सियासी इख्तिलाफात को बरकरार रखते हुए। इस पर पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि वो चोर है, वो चक्के हैं। मैं कहता हूं हम उनको यही समझें, आप बिल्कुल राय तब्दील ना करें। भाई ये तो तय है ना कि 12 लोगों, 2 लोगों ने तो उनको भी वोट दिया है ना, तो किसी ना किसी हद तक तो आवाम को वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। उस रिप्रेजेंटेशन को ही मानते हुए टेबल पे आए और कुछ चीजों पे बात करें, मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा होता नजर आता है नहीं। ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी समझने में प्रॉब्लम हो सकता है कि हर मुल्क की एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग और पॉलिसी होती है। मिसाल के तौर पे अब हमारा मुल्क है, हम देखें 20 साल बाद ओवर पॉपुलेशन की क्या सूरत हाल होगी, तो उस हवाले से पीटीआई की या पीएमएलएन की या पीपल्स पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी नहीं चल सकती। उस हवाले से आपने देखना है कि 20 साल बाद जब ओवर पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो जाएगा तो गुर्बत किस नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। स्केर्सिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं, डैम बनने चाहिए, तो वो हर गवर्नमेंट का एजेंडा होना चाहिए। तो ये तो मेरे ख्याल में एक बड़ी सादा सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना बदामी साहब कि अभी सियासत बहुत ज़्यादा अजीज़ है और नज़र ये आ रहा है कि हम बड़े मकबूल हो रहे हैं अवाम में। इमरान खान साहब ने अभी जो 14 अगस्त पे जलसा किया, उसके बाद जो अपना शेड्यूल अनाउंस किया जलसों का, तो वो कामयाब तो होते हैं। पहले आपको शेड्यूल सुनवाता हूँ, फिर हम इस पर बात करते हैं कि कामयाब है, पीटीआई को तो फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है, ये भी डिस्कस करते हैं। दिखाइएगा जी। मैंने फैसला किया कि अपनी आवाम में निकलने का, मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। अगले हफ्ते पिंडी जलसा करने जा रहा हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ, पेशावर तैयार हो जाओ, उधर भी आ रहा हूँ, फिर बावलपुर, फिर सरगोदा, झेलम, गुजरात, फैसलाबाद और गुजरांवाला और आखिर में कोयटा। आपको भी नहीं मैं भूला, उधर भी आ रहा हूँ मैं। तो इमरान खान साहब की जो फॉलोइंग है, और मैं ये मानता हूँ कि इमरान खान साहब की फॉलोइंग है, मैं ये मानता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद के बाद वो ज़्यादा मकबूल हुए हैं, ज़्यादा बड़े जलसे करें,
इसको ट्रांसलेट वो सही तरीके से कर रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ पीटीआई के लिए इस्तेमाल हो रही है, सियासत के लिए इस्तेमाल हो रही है, या मुल्क को भी इसका फायदा आपको लगता है हो जाएगा आगे जाके आने वाले दिनों में? अच्छा, मैं एक ऐसे शख्स होने के नाते से कि जो कि लोगों की आज़ादी इज़हार का हामी हो, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल फोर्स के जलसे करने के राइट के ख़िलाफ़ बात करूं। तो ये इमरान खान साहब हो, मुस्लिम लीग नून हो, कोई भी हो, उनको बिल्कुल राइट है भाई, वो 10 जलसे करें, 100 जलसे करें, और इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब बड़े ज़बरदस्त जलसे करते हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में सबसे अच्छे जलसे वो करते हैं। हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि उन जलसों में जो बात की जाती है, अगेन उनको अपनी राय रखने का हक़ है, लेकिन जिस अंदाज़ की सोसाइटी की पोलराइजेशन के जहाँ पर जब वो ये कहते हैं, जिसका खुलासा ये होता है कि अगर किसी की राय मेरे साथ है तो वो हक़ और सच का अलंबरदार है, जो मेरे खिलाफ है वो या निकम्मा है या गद्दार है या झूठा है। नहीं भाई, ये यानी मैं हैरान होता हूँ किसी भी हवाले से, तुमने इमरान खान साहब के हवाले से बात की ना, किसी भी हवाले से ये कैसे मुमकिन है कि एक इशू पर एक ही राय हो, या तो एक चीज़ कुरान पाक की सूरत में वाज़ेह हो ना कि भाई ये लिखा है तो या आप उसके, वरना भाई कोई भी एक बात है और एक आपका नज़रिया है, ये कैसे मुमकिन है कि आपके मुखालिफ किसी का कोई नज़रिया ही ना हो। अब अगर आप ये कहते हैं कि जिसका नज़रिया भी मेरे खिलाफ है वो फला 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 है, तो इसका मतलब दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि भाई मैं अक्ल कुल हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। तो अगर आप इंसान हैं तो ये मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ठीक है, जलसे करें, सब कुछ करें, जलसे में अपनी ओपिनियन भी दें, सब कुछ करें, लेकिन जो इस इंतहा तक चले जाते हैं कि जहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो भी राय मुखालिफ है, अब जो भी हमने देखा कि जो भी आ जाए, तो वो मीर जाफ़र तक हो गया, मीर सादिक लिफाफे से शुरू हुआ, साफ़ी से तो मीर जाफ़र तक चले गए। इस रविश पर अगर थोड़ी मेहरबानी करें तो बहुत अच्छा हो, लेकिन अगेन ये क्या ऐसा होने लगा है? नहीं। मैं इब्रारुल हक साहब का वो जब गाना उन्होंने गाया ना स्टेज पर आके, मैं थोड़ा सा वो देख सका था, तो उसमें भी बाकायदा तौर पे गाने में के जो लिरिक्स थे इब्रारुल हक साहब जो गा के सुना रहे थे, उसमें भी गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के अल्फाज थे, और वो कह रहे थे एक तरफ ईमान की क़ुव्वत है, दूसरी तरफ बातिल है। वो गाने का सारा कॉन्सेप्ट ही ये था, उसका स्पिरिट ही ये था जो कम्युनिकेट किया जा रहा था लोगों के लिए जो वहाँ पर मौजूद थे, और गद्दार और मुल्क दुश्मन कहा जा रहा था सियासी मुखालिफिन को। लेकिन बहरहाल अमेरिका के हवाले से उस दिन, और में सिर्फ एक बात अगर मैं कह सकूं वेरी क्विकली, जी फरमाएं। अच्छा, सिर्फ वेरी क्विकली है कि फवाद, जब इमरान खान साहब को ये सारे गद्दार और सब ये कहा जा रहा था, जिसके मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ किसी को भी गद्दारी का इस तरह लेवल दे देना गलत है, वो इमरान खान के को भी गद्दार करे तो उतना ही गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फवाद चौधरी साहब का मैंने एक स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप इतने करोड़ वोटों वाली जमात के लीडर को अगर गद्दार कह रहे हैं तो फिर तो आपने इसका मतलब सबको ही गद्दार कह दिया। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कमाल ये उसी सांस में वो अपने मुखालिफ सियासी जमातों के लीडरों को गद्दार कह रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि यार अगर मेरे लीडर ने 1.5 करोड़ वोट लिया उसको गद्दार ना कहो, हाँ किसी और लीडर ने 90 लाख वोट दिया तो उसको गद्दार कह दो। भाई फॉर्मूला तो एक ही होगा ना यार। तो इसमें आई होप सैनिटी प्रिवेल्स बट डजंट लुक। बिल्कुल सही है। आपको ये सुनवाते हैं कि अमेरिका के हवाले से बात करते हुए क्या कहा। मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे कहते हैं जी आप एंटी अमेरिकन हैं, मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ। मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों मैं गुलामी नहीं चाहता। तो इसके ऊपर जरा मुख्तसरन वसीम कमेंट कर दें, फिर हमने इकोनॉमी की तरफ जाना है। कि वो कह रहे हैं कि मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, लेकिन मैं गुलामी नहीं चाहता। उसूली तौर पर ये बात बिल्कुल सही है, इससे कौन डिसएग्री कर सकता है। एक पस मंज़र में सारा एक हम हिस्ट्री की किताबों में जाएं तो किरदार मिलते हैं अमेरिका के, लेकिन सिर्फ तारीख़ के हवाले देकर ये साबित करना कि जनाब ये आज भी ऐसा ही हुआ है, तो तारीख़ में तो दुनिया में होने वाले हर वाक़े का कोई ना कोई हवाला मिल जाता है। तो जहाँ जिस तरह अमेरिका की मुदाखलत एक हकीकत रही है, इस तरीके से अमेरिकी मुदाखलत किस अंदाज से लोगों में इसका बयानिया मकबूल होता है, ये भी एक रियलिटी है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर खान साहब के सियासी मुखालिफ कर रहे होते तो इस बात को साबित करते हैं कि अमेरिकी मुखालिफ नहीं इमरान खान साहब साबित करते हैं, बल्कि ये लोग खुद जो है अमेरिका के साथ मिले हुए हैं। बहुत शुक्रिया वसीम बदावी, हमें जो अब कुछ मईशत के हवाले से बात करते हैं। और मुझे ज्वाइन किया है जिस गेस्ट ने, ज़ीशान मर्चेंट साहब हैं हमारे साथ। मर्चेंट साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा कि इंटर बैंक में डॉलर जो है वो सस्ता हुआ है और अब 213 रुपये 98 पैसे का हो गया, और ये 245 से 241 से डॉलर नीचे आके वापस 213 का हो गया। एक ख़बर मेरे पास ये भी आ रही है कि शायद पेट्रोल भी सस्ता हो जाए आने वाले दिनों में, और आलमी मार्केट में क्योंकि पर बैरल पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़या हुई है। तो कोई ओमन्स अच्छे हैं इकॉनमी के हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो हमारा डॉलर जो है, जो पहले जो है बेहंगम तरीके से बढ़ता चला जा रहा था, एक 241 का इंटरबैंक में हो गया था, अदरवाइज 250 भी क्रॉस करने की बातें हो रही थी। अब वो बतदरीज इंटरबैंक में अगर देखा जाए तो तकरीबन 26 रुपए कम, 26% कम हो गया है, और अब जो आपने बात की 213 212 के लेवल पे नजर आता है, और हो सकता है कल और भी नीचे चला जाए। ये बुनियादी जो मैं समझता हूँ कि जो ये वजह है, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है, जो हम IMF के प्रोग्राम को अब ज्वाइन करने जा रहे हैं, और अब IMF से हमें किस्त जो है अगले 1-2 हफ्ते में हासिल हो जाएगी, एक तो उसका बहुत बड़ा रोल है। प्लस एट द सेम टाइम जो हमारे फ्रेंडली नेबर्स हैं, या जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनसे हमने फैसिलिटीज ली हैं या हमें फैसिलिटीज चाहिए, वो भी अब हमें देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब जो पहले एक ट्रेंड था डॉलर का, बाइंग ट्रेंड, वो बाइंग ट्रेंड नहीं है, वो सेलिंग ट्रेंड नजर आता है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि ये डॉलर जो है वो बतदरीज नीचे जा रहा है। और ये बातें ये भी हो रही हैं कि करीबन 210 और उससे नीचे जाके 200 रुपए को भी हिट कर सकता है, अगर इसी तरीके से चीजें प्रॉपरली चलती रही। एट द सेम टाइम, जैसे आपने फरमाया कि पेट्रोल की प्राइसेस भी कम होने का इंडिया दिया जा रहा है, तो यकीनन ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको मैं ये थोड़ा सा एक वो बता दूं कि जून में जो है पेट्रोल $120 पर बैरल क्रॉस कर चुका था, और आज अगर अभी आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो ये $88 के लेवल से नीचे है, तो तकरीबन $32 का गैप है, $32 पर बैरल का गैप है। अगर इसको आप ट्रांसलेट करते हैं डॉलर्स की टर्म में, तो ठीक ठाक आपको नीचे आ जाएगा ये प्राइस। और मैं समझता हूं मर्शिद साहब, अब एक सवाल है, अगर कोई एक सवाल है, ये एक सवाल है, ये $32 का जो गैप है, ये ट्रांसलेट हो जाएगा अवाम को रिलीफ देने की शक्ल में, या फिर IMF की जो कड़ी शराइत मौजूदा हुकूमत ने मानी है, ये उसकी नजर हो जाएगा? देखिए, इसमें मिक्स ऑफ बोथ होगा। इसमें यकीनन आवाम को भी जो है, आम आदमी को भी रिलीफ मिलेगा, और जितनी भी हम सब्सिडीज दिए जा रहे थे माजी में, वो सब्सिडीज को अगर आप खत्म भी कर देते तो भी कुशन रह जाएगा, क्योंकि ये प्राइसेस जो है वो बड़ी ड्रास्टिकली नीचे आ रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो फोरकास्ट कुछ हमने पढ़े हैं, उसमें ये भी नजर आता है कि ये चूंकि वर्ल्ड वाइड रिसेशन हो रहा है, तो ये डॉलर, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। अब इस वक्त गवर्नमेंट का टेस्ट ये होगा, जैसे पहले गवर्नमेंट का टेस्ट था कि जब बैरल ये बढ़ रहा था ऑयल पर बैरल, तो गवर्नमेंट बहुत तेजी से प्राइसेस को बढ़ाती चली जा रही थी। क्या अब उसी तरीके से, जिस तरह से ये पर बैरल जो है वो नीचे आ रहा है, तो क्या गवर्नमेंट वो बेनिफिट पास ऑन करेगी या नहीं करेगी? एक टेस्ट ये हो गया, और दूसरा टेस्ट इसके साथ साथ, लेकिन करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। मर्शिद साहब, ये फरमाएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं मीसाके मईशत की, और वो कह रहे हैं कि कुछ मामलात में मईशत के हवाले से जो है सबको इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन PTI मान नहीं रहे। वो कहते हैं कि हर गवर्नमेंट की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। फवाद चौधरी का आज का स्टेटमेंट है, एज एन इकोनॉमिस्ट, एज एन एक्सपर्ट, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट कि हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है और सारे सियासतदानों को या सियासी जमातों को इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि सियासी बहरान की वजह से डॉलर ऊपर जाता है, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी आती है, तो कौन ठीक है यहाँ पे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हर जो सियासी जमात होती है उसकी अपनी पॉलिसीज जरूर होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें तो किसी को भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो नेशनल इंटरेस्ट की है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें, लाइक फॉर इंस्टेंस जो हमारे यहाँ की जो भी पॉलिसीज है, जैसे हम पहले 5 ईयर प्लान्स और 10 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट बनाती थी और उस पर अमल होता था, वो उस पर कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका इन्वेस्टर होता है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर है चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो देखता ही है कि आपके मुल्क में कितनी कंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं। क्या फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल आपको छोटी सी देता हूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में लेके आता है तो वो अपने 5 साल के कैश फ्लोज को बनाता है, ना सिर्फ उसमें उसकी वो कॉस्टिंग चीजों की देख रहा होता है, बल्कि वो टैक्सेशन को भी देख रहा होता है कि टैक्सेशन को भी वो बिल्ट इन करता है, और फिर वो आपके मुल्क में आके फीजिबिलिटी बना के और उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर आप पॉलिसीज को कंसिस्टेंट नहीं रखेंगे या आप टैक्सेशन मेजर्स को कंसिस्टेंट नहीं रखेंगे, तो यकीनन इसमें परेशानी होगी और इसमें कोई भी इन्वेस्टर होगा। बहुत शुक्रिया जीशान।
बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि yesterday I was invited by some youngsters, एक फोरम है ऑल पार्टीज़ यूथ कॉन्फ्रेंस के नाम से, और मुझे उन्होंने मदऊ किया मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे फ्लैटीज़ होटल लाहौर में। उन्होंने कहा जी इवेंट है। मैंने कहा जी क्या इवेंट है? उन्होंने कहा जी कि शुहदा के हवाले से जो सोशल मीडिया पे अनफॉर्चुनेट ट्रोलिंग हुई थी और इदारों के हवाले से जो हर्जा सराई हुई थी, उसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली यूथ ये इवेंट मुनक्कद करा रहे हैं, और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई गद्दार नहीं है, कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, और जो कौम अपने शुहदा की कदर नहीं करती उस कौम का फिर ज़ाहिरी बात है क्या बनेगा आगे जाके। तो मैं उनकी दावत कबूल करके वहाँ पर गया तो मैं हैरान इस बात पर हुआ, और मैंने पहली बात उन लोगों को ये की कि मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि आपने अपने बड़ों से कुछ भी नहीं सीखा यार। आपके बड़े तो एक दूसरे को मुल्क दुश्मन, गद्दार, चोर, डाकू कहते हैं, और मरियम औरंगज़ेब ने अभी 2 दिन पहले इमरान खान को फॉरेन एजेंट बोला। अभी ये मैंने आपको जावेद लतीफ़ साहब का सुना है कि गद्दार भी है, ये भी है, वो भी है। तो आप यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं जी कि ये गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के फतवे नहीं बांटने चाहिए हमें, बल्कि हमें कुछ चीज़ों पर यूनाइट हो जाना चाहिए। तो आपने कहाँ से सीख लिया? तो बहरहाल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और इट वाज लवली टू इंटरेक्ट विद द यूथ। और एक हौसला ये हुआ कि लोग पार्टीज़ में, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं, और ऐसे लोगों को, यूथ को, मीडिया को भी प्रमोट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।